नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक रेणुका स्वामी 33 वर्षीय लड़के की मर्डर कहानी है, जिसका इल्ज़ाम कन्नड़ सुपरस्टार, जिसे चैलेंजिंग स्टार भी कहते हैं, उसके ऊपर आया है, जिसका नाम है दर्शन। ये कहानी 2 जून से स्टार्ट होती है सुबह 8 से 9 बजे करीब, जब एक डिलीवरी बॉय घर से निकलता है। बेंगलुरु के एक छोटा सा इलाका होता है कामाक्षी, उसके अंदर जब वो निकलता है तब उसकी नज़र एक नाले पे पड़ती है। जब कुत्ते किसी चीज़ को नोच नोच के खा रहे थे, तो उसकी नज़र जैसे गौर देखता है उसको नाले की तरफ, तो उसे एक डेड बॉडी नज़र आती है। वो उसको देखकर घबरा जाता है और फिर वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है, बॉडी को निकालती है, उसे साफ़ करती है, देखती है, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे कि बॉडी की पता चल सके कि ये किसकी है, इसका नाम क्या है, कौन है, कहाँ से है, इसका अभी तक कोई पता नहीं चलता। तब कुछ ही देर बाद में खबर मिलती है कि वहीं से कुछ दूरी पर किसी थाने में एक गुमशुदा लड़के की रिपोर्ट लिखाई है, जिसका नाम रेणुका स्वामी है। वो रिपोर्ट उसके घर वालों ने लिखाई थी। तब पुलिस वहाँ जाती है, उसको उनके घर वालों को बुलाती है, घर वालों को बॉडी दिखाती है। तब पता चलता है कि ये एक 33 वर्षीय लड़का है जो 8 जून को घर से निकला था, लेकिन वापस घर पर नहीं पहुँचा। घर वालों से पता किया कि ये क्या सुसाइड है या क्या था, या कोई किसी का लेन देन था, कुछ था, तो पता चले ताकि पुलिस वालों को कातिल को या ढूंढने में कुछ मदद मिले, जिससे कि पुलिस का काम थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन उसकी माँ ने बताया कि मेरा बेटा सुबह निकलता है, एक अपोलो फार्मेसी मेडिकल शॉप जो होती है वहाँ पे काम करता है, और सुबह जाता है, टाइम से घर पर आ जाता है। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सीधा साधा लड़का है। ऐसे ही फिर पुलिस ठीक है, नॉर्मल केस समझ के, सुसाइड समझ के वैसे काम करती है जैसे हमेशा करती है, उसी नॉर्मल केस को समझकर। लेकिन तब भी 8 जून को गायब हुआ था और 9 जून को ये डेड बॉडी मिली। तब भी पुलिस फिर जांच शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तब पुलिस की भी आंखें खुल जाती है कि उसको इतनी बुरी तरीके से पीट के उसकी हत्या की गई थी कि उसका जो मुँह होता है वो भी तोड़ दिया गया, उसकी जीभ काट दी गई, उसे बेल्ट से, सरिये से, मतलब जो लकड़ी जो भी होती है उससे मारा गया। मार के उसके तय डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जाहिर था कि उसकी पीट के हत्या की गई है। फिर जब पुलिस जांच करने लगी, उसकी माँ से पूछा और कि कहीं आपके बेटे की कहीं दुश्मनी थी या किसी से कुछ था या कोई किडनैपिंग का केस हो सकता है। लेकिन उसकी फैमिली बैकग्राउंड को देखकर ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल लड़का है, उससे कोई पैसे की मांग भी नहीं कर सकता, मीडियम परिवार से था। ऐसा लगता नहीं था कि कोई किडनैपिंग का मामला है या कोई आपसी रंजिश का कोई मामला है। पुलिस जांच कर ही रही थी। 9 जून को उसकी लाश मिलती है। 10 जून को सुबह 3 लोग वही जहाँ लाश मिली है उसी थाने के अंदर पहुंचते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो रेणुका स्वामी की लाश मिली है उसका कत्ल हम लोगों ने किया है। लेकिन ट्विस्ट जब आता है कि पुलिस वाले खुद उनको देखकर चौंक जाते हैं कि ये लाश के जो कातिल जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसका हमें कोई सुराग तक नहीं मिला कातिलों का, वो खुद आगे होके पुलिस में आके बोल रहे हैं कि हमने इसका खून किया है। ये बात सुन के पुलिस वालों को काफ़ी एक अच्छा भी लगा कि हमें फालतू मेहनत करनी नहीं पड़ी और हमें बैठे खाने को मिल चुका है। मतलब समझ जाओ आप। फिर जाके जो वहाँ का SHO होता थाने का, वो जाके SP को बताता है, SP गौड़ को, कि उसके 3 कातिल ने जुर्म कबूल कर लिया है, वो आ चुके हैं, हमने उनको गिरफ्तार कर चुके हैं। तो SP को थोड़ा सा लगा, शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। 3 कातिल, तो SP गौड़ ने बोला कि उनसे मैं पूछताछ करूंगा, आप उनको मेरे पास लाइए। तो SP गौड़ ने एक जने से अलग अलग पूछताछ की। तो तीनों का SP जब चौंका तब उनको पता चला कि तीनों का जवाब अलग अलग आ रहा था। किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ और बताया। फिर SP को लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि अगर इन तीनों ने एक ही बार में मारा तो फिर इनका जवाब अलग अलग क्यों है। और जब पुलिस ने पूछा कि तुमने मारा क्यों, तो उन्होंने बताया कि हमारा कोई पैसे का लेन देन था, उसी चक्कर में मैंने उनको, मतलब रेणुका स्वामी को मारा है। ठीक है। फिर SP गौड़ ने अपने अधिकारियों को उनको बोला कि ऐसा करो कि इनकी कॉल डिटेल निकालो। जब कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि इन्होंने कई लोगों से बात की। वैसे 48 घंटों के अंदर उन्होंने एक नंबर ऐसा था जिस पर घंटों बात हो रही थी, मतलब कभी उस नंबर से कॉल आ रहा था तो कभी इस नंबर से कॉल जा रहा था। ऐसा चलते
मतलब 48 घंटों के अंदर खूब सारी बातें हुई, 8 जून से लेकर 9 जून के बीच में। फिर ये बात 10 जून को भी हुई थी। फिर जैसे कि हैरानी की बात जब हुई, जब ये नंबर के बारे में पता चला कि पुलिस वालों को कि ये नंबर कोई आम आदमी का नंबर नहीं है, ये नंबर कन्नड़ फिल्म के बहुत बड़े सुपरस्टार दर्शन का नंबर है। तो पुलिस ने थोड़ा और डिटेल में जाकर रिसर्च की तो पुलिस को पता चला कि ये नंबर, इन कारण क्या है कि इनके और इतने बड़े सुपरस्टार से बातचीत का कारण क्या हो सकता है। तब इन्होंने पुलिस के अधिकारियों को एसएसपी ने बोला कि आप ऐसा करो, इनकी लोकेशन ट्राई करो, चेक करो, मतलब कि कहाँ थे ये 3 दिनों के अंदर, इनकी लोकेशन कहाँ पे पाई गई है। जब अंदरूनी जांच, लोकेशन की जांच की गई, तब पता चला कि दर्शन के फ़ोन की लोकेशन और इन तीनों की फ़ोन की लोकेशन कई बार एक ही जगह पाई गई। तब एसपी का शक कुछ और ज़्यादा बढ़ चुका था। तब फिर पुलिस ने कन्नड़ सुपरस्टार के बारे में पता किया। तो ये एक, जैसे कि साउथ की फिल्मों में आपको पता ही होगा कि सुपरस्टार के कई सारे नाम होते हैं, वैसे ही इन जनाब का नाम था चैलेंजिंग सुपरस्टार। ये स्टार क्यों इन रेणुका स्वामी का मर्डर किया या नहीं किया, पुलिस को पता करने में कुछ टाइम लगा ही था कि अचानक से एक पॉइंट मिल गया था कि चलो इनसे वापस दोबारा पूछताछ की जाए। जब दोबारा उन तीनों से पूछताछ की गई तो उनमें से एक ने अपनी सच्चाई पुलिस के प्रेशर से डर के मारे बोल दिया। तब कन्नड़ सुपरस्टार का नाम आया। तब कन्नड़ सुपरस्टार की फाइल खंगाली गई। जब पता चला, उनकी पूरी हिस्ट्री को पता किया गया, तब पता चला कि ये मर्डर की कहानी एक, तो ये जो दर्शन थे सुपरस्टार, ये 1990 के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। कन्नड़ जो फिल्म इंडस्ट्री है, उनके पिताजी पुराने फिल्म इंडस्ट्री में विलन का रोल किया करते थे। तो जैसे कि फिल्मी बैकग्राउंड के चलते इनको फिल्म में काम भी मिलने लगा। इनकी पहली फिल्म जब सुपरहिट हुई थी तो वो 2002 के अंदर सुपरहिट फिल्म बनी थी इनकी। फिर उसके बाद से उनको फिल्में मिलने लगी। फिर कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई। उनकी शादी एक विजय लक्ष्मी नाम की एक औरत से हुई थी। कुछ समय बाद उनको एक लड़का भी हुआ। उनकी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। तभी आज से 10 साल पहले उनकी मुलाकात एक पवित्रा गौड़ा से होती है। ये पवित्रा गौड़ वही है जिसकी वजह से आज ये हुआ है। पवित्रा गौड़ एक कलाकार है, वो भी एक फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उनकी मुलाकात तब हुई जब दर्शन को एक फिल्म के लिए एक नया चेहरा चाहिए था। तब एक मोरिटल पिक्चर बना के दर्शन को भेजी, लेकिन दर्शन को उस समय ये पसंद नहीं आई थी उस फिल्म के लिए। लेकिन फिर भी उनको फिल्म तो नहीं बनी इनके साथ, लेकिन उनके नज़दीकियाँ कुछ जो पास में आना होता वो मतलब हो चुका था इनका पास में आना। तो धीरे धीरे इनकी मुलाकातें बढ़ी, उनका रिश्ता बढ़ गया, ये चलता रहा इनका आपस में जो भी है। फिर उसके बाद में 2021 या कुछ 21 में या एक साल पहले पवित्रा गौड़ एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करती है जिसमें दर्शन की फ़ोटो लगाकर कहती है कि अपने रिश्ते को 10 साल हो चुके हैं। मतलब इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालती है कि हमारे रिश्ते के 10 साल पूरे हो गए। तो ये पोस्ट डालने के बाद कई सारे फैन हुए भी थे, लेकिन उससे पहले 2021 के अंदर भाई साहब जो दर्शन है फिल्म हीरो, इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी जाहिर हुआ था। ये केस उनकी अपनी खुद की धर्म पत्नी ने किया था, क्योंकि 2021 में उनके आपस में रिश्ता कुछ अच्छा नहीं था, तो मारपीट हुई थी। तो फिर बाद में केस उनकी पत्नी ने वापस ले लिया। ये मामला भी कुछ इसी से पवित्रा गौड़ से जुड़ा हुआ था शायद, जहाँ तक मुझे खबर है। फिर ये लोग इनका सही अच्छे से हो जाता है। फिर बाद में जब ये पिछले साल 2023 के अंदर जब ये पोस्ट डालती है तो जो इनका एक फैन बेस होता है जो बाकी काफ़ी ठोस होता है, बॉलीवुड से के मुकाबले साउथ का जो फैन बेस है वो काफ़ी अलग होता है। ये इनको भगवान भी मानते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं कईयों की बहुत बड़े। तो कई फैन बेस ऐसा था कि उनको इससे कोई जो इनका रिलेशन था, अफेयर चल रहा था, उससे कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम थी। तो फिर उनमें से एक था ये रेणुका स्वामी, जिसको कुछ ज़्यादा ही वो था, ये बहुत बड़ा फैन मानता था दर्शन का अपने आप को, ये भगवान की तरफ पूछता था।
जब ये खबर मिली तो दर्शन काफ़ी कमेंट करता था, बोले कि तुम रिश्ता बिगाड़ रहे हो, वो कर रहे हो। ये कमेंट का मामला था। वो ये कमेंट अपनी एक इंस्टाग्राम आईडी जो अलग थी उससे करता था। तो ये जो फैन बेस था, ये जो फैन क्लब चलाते हैं वैसे कई सारे अलग अलग होते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, जब कुछ ही दिन टाइम पहले, महीने 2 महीने पहले, इसने एक पोस्ट शेयर की रेणुका ये पवित्रा गौड़ के खिलाफ। उनकी फ़ोटो लगाई और फोटो पर आपत्तिजनक कमेंट किए, कई सारे आपत्तिजनक कमेंट किए कि तुम उनको छोड़ दो, तुम्हारी वजह से उनकी पत्नी और उनके बीच में रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, ऐसे कई सारे हुए थे। फिर ये पोस्ट उन्होंने शेयर की तो पवित्रा गौड़ को वो कमेंट पढ़ के सीधा वो दर्शन के पास गई और बोली कि देखो ये कैसे कमेंट कर रहे हैं लोग अपने बारे में। तब दर्शन को गुस्सा आया। दर्शन जैसे कि उन किस तरह लहजे में जाके बोला, उनको गुस्सा आया, क्या हुआ तो वो तो इतना तो हम बता नहीं सकते। लेकिन जब दर्शन ने पता किया कि ये कौन है क्या है, तो काफ़ी टाइम बीता, कुछ महीना भर 2 महीना ऐसे लगे। फिर जैसे एक फ़ैन क्लब जो बेंगलुरु के पास चलता था, इनका फ़ैन क्लब, फैन बेस जो था, वहाँ एक राजेंद्र नाम का लड़का था, उसको वहाँ से बोला गया। तो उसने पता किया कि ये यहाँ रेणुका स्वामी नाम का लड़का, ये जिसने एक पोस्ट डाली है, जिसने ये कमेंट किया आपत्तिजनक, वो मिल चुका है। तो दर्शन को फ़ोन करके बोल दिया कि ये मिल चुका है। तब दर्शन का आगे से जवाब आया कि पता चल गया तो इसको मार दो। तो राजेंद्र एकदम हक्का बक्का हो गया कि ऐसे कैसे एक फैन ने कमेंट किया उसके तौर पे आप सीधा बोल रहे हो उसको मार दो। तो दर्शन का वापस फिर से जवाब आया कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, उसको मार दो। तो ठीक है कि फिर राजेंद्र ने रेणुका स्वामी की रेकी करना शुरू की। रेकी की कब जाता है, कब घर से निकलता है, किस शॉप में काम करता है, मेडिकल से कब निकलता है, कब डिलीवरी देता है, क्या नाम है, क्या है। तो उस टाइम में राजेंद्र रेणुका स्वामी से मिला और उससे बोला कि तुम्हें दर्शन सुपरस्टार से मिला सकते हैं। तो वो तो वैसे ही उनको भगवान मानता था और वो खुद चाहता था कि मैं अपने भगवान से एक बार मिल लूँ। वो बड़ी उत्साही के साथ बोला हाँ ठीक है मैं मिलने को तैयार हूँ। फिर राजेंद्र ने उसे बुलाया कि तुम ठीक है कि तुम 8 जून को तुम आ जाओ और अपन सुबह सुबह चलेंगे, ये मतलब रात को जो भी था चलेंगे। तो रेणुका स्वामी खुश था बड़ा कि मैं अपने भगवान से मिलने वाला हूँ आज। दिलचस्प बात ये थी कि ये एक रेणुका स्वामी था जो मिलने के लिए मर रहा था, और उधर वो जो जिसको भगवान मार रहा था वो इसलिए मर रहे थे, वो इसको मारने के लिए मर रहे थे। तो ये अपनी मौत को खुद खुशी खुशी के लिए मरने के लिए जा रहा था और वो उसे मारने के लिए बुला देते हैं। इसको ये नहीं पता था कि जिससे मैं भगवान मान रहा हूँ वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। फिर मज़े की बात यह है कि जब ये पहुँचा वहाँ राजेंद्र फैन क्लब के वहाँ पहुँचा तो कैब बुक की गई। राजेंद्र के साथ उसका साथी एक और था, रेणुका स्वामी को बिठाया, लेकिन उन्होंने कैब बुक की। कैब बुक करके भी ये मैसूरी कुछ एक वहीं बेंगलुरु के पास में एक गोदाम था, वहाँ गए। गोदाम पे जाने के बाद उनका जो राजेंद्र और उसके साथ जो था उसका बोलने का जो लहजा था वो चेंज हो गया। तो रेणुका स्वामी थोड़ा सा घबराया कि ये ऐसा कैसे हो गया। उनको थोड़ा अजीब सा लगा कि वहाँ तक तो इतना अच्छे से मेरे से बात कर रहे थे, अब ऐसा क्या हुआ। तभी वो उसको डायरेक्ट गाड़ी से निकालते हैं, उसकी कॉलर वगैरह पकड़ते हैं, उसको गोदाम के अंदर ले जाता है। फिर वहाँ से फिर वो दोनों मिलकर, राजेंद्र और उसके साथ दोनों मिलकर रेणुका स्वामी को बेल्ट से और सरिये से मारना स्टार्ट करते हैं। जब जैसे मारने लगते हैं तब मारते रहते, तो रेणुका स्वामी पूछता आप मुझे क्यों मार रहे हो, किस लिए मार रहे हो, उसको नहीं बताया। तभी कुछ ही देर में दर्शन की वहाँ एंट्री होती है, दर्शन और पवित्रा गौड़ की, दोनों की। तो वो उसे दर्शन को देखकर बड़ा खुश होता है कि आज मेरे भगवान मुझे साथ साथ जिसे वो भगवान मानता था वो सामने खड़े और वो मुझे बचा लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसका जो भ्रम था वो कुछ ही पलों में टूट गया। दर्शन ने खुद अपने हाथ में जो जिस बेल्ट से राजेंद्र उसको मार रहा था वो बेल्ट अपने हाथ में लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। उसका सारा भ्रम, जो भी सपना था, सब कुछ बिखर चुका था। रेणुका स्वामी को समझ में आ गया था कि कुछ नहीं हो सकता। अब उसका सारा भ्रम, जो उसकी सोच थी, सब कुछ खत्म हो गया था। फिर उसे मारा जब तक उसके दर्शन के हाथ नहीं थक गए थे, मतलब जो सुपरस्टार उसके हाथ थक नहीं गए थे मारते मारते, तब तक उसको मारा। फिर जब वो थक गया था तब बाहर निकला और राजेंद्र को बोला कि इसे मार दो। तो उन लोगों ने उसे इतनी बेरहमी से मारा, सबसे पहले उसकी जीभ होती है उसको काट दी इतनी बेरहमी से। जीभ काटने के बाद जीभ काटी, फिर उसको पीटा, उसके सर में मारा, कई जगह मारा। उसका जो मुंह होता जवाड़ा उसको भी तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जो चैलेंजिंग स्टार सुपरस्टार जो दर्शन है, उसने एक
सब इंस्पेक्टर जो उसके मिलने वाला था, कोई खास था, उसको फ़ोन किया और पूछा कि अगर किसी को मार दिया है तो उसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाएंगे। तो लाश को ठिकाने लगाने के लिए उस सब इंस्पेक्टर ने बोला कि तुम जो तुम्हारे पास है वहाँ पे एक नाला है, उसी नाले में उसे बहा दो ताकि लाश आगे भेज जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि लाश कहाँ गई है, कोई सुराग भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसी समय शाम रात को या सुबह के करीब उसे नाले में छोड़ दिया। मरने के बाद जब उसे नाले में छोड़ा तो वो लाश बही नहीं और वहीं कहीं आसपास नाले में जाके अटक गई। वो अटक गई। 9 जून को सुबह सुबह डिलीवरी बॉय को जब वो लाश दिखी तो पता चला और न्यूज़ में आसपास कहीं हुआ था। वहीं दर्शन शाम रात को ही उसका मर्डर होने के बाद वो मैसूरी शूटिंग के लिए चला गया। और जब मसूरी के जाने के बाद वहाँ होटल में रुकने के बाद जब उसे पता चला कि पुलिस को बेंगलुरु के वहीं कमास्की के इलाके से एक डेड बॉडी बरामद हुई है जो कि एक 33 वर्ष की, तो वो समझ चुका था कि ये बॉडी उसी की है। तब उसने राजेंद्र को कॉल किया। राजेंद्र को कॉल करने के बाद उसने बोला कि ऐसे करो, 3 आदमी की व्यवस्था करो जिनको मैं 20-20 लाख रुपए दूंगा, और उन तीनों को जाके थाने में बोलना है कि ये जो रेणुका स्वामी का जो मर्डर हुआ है वो हम तीनों ने किया है। ऐसा करके 10 जून को फिर 3 आदमी जैसे थाने में पहुँचे तो पता चला कि यह तीनों की तो रामलीला ही अलग थी। जैसे एसपी घोड़ा ने पता किया था, फिर प्रेशर बना, फिर ये जो पता चला कि नहीं वाकई में खून उन्होंने किया। क्यों मारा, किस लिए मारा, एक बद्दी कमेंट के चक्कर में मारा, आपत्तिजनक कमेंट किया था उसके चक्कर में अपने ही फैन को जान से मार डाला। और फिर जब वहाँ से जो पुलिस थी, बेंगलुरु की जो पुलिस थी, वो सीधा मसूरी पहुँची। मसूरी पहुँच के दर्शन को पकड़ा। दर्शन से बोला कि चलो वहाँ चल, लेकिन दर्शन ने बोला कि आप चलो मैं आ जाऊँगा। लेकिन जब पुलिस ने बोला कि नहीं आपको चलना होगा वरना गिरफ्तार करके ले जाएंगे आपको, तब दर्शन ने सोचा कि मेरा तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी अच्छा है, ओपोजिशन में भी है, जो मेन सरकार उसमें भी है, ऐसे करके मैं बच जाऊंगा। लेकिन जब इसको ले गए थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई इतनी जल्दी थी कि ये खबर एसपी के ऊपर जैसे कमिश्नर का भी हाथ था, और ये जो अपना एसएसपी थे, जो कमिश्नर थे, वो काफ़ी ईमानदार थे। क्योंकि जब ये खबर पता चली कि उसको अरेस्ट कर लिया दर्शन को, तब जो मिनिस्टर थे, जो मंत्री थे, उन्होंने कोशिश की कि इसको जल्द से जल्द इस केस को मीडिया से बचा के निकाल लिया जाए। लेकिन पुलिस इतनी तेज़ थी कि उन्होंने ये खबर को मीडिया में पहुंचा दिया, मीडिया वालों में पहुंच गई, ताकि ये छूट नहीं सकता। मंत्रियों ने एसपी को 1 करोड़ की रिश्वत भी देने की कोशिश की, लेकिन वो ईमानदार थे तो वहाँ कुछ दालगली नहीं। और ये खबर जब मीडिया में और पब्लिक में पहुँच चुकी थी तो इसको बाहर निकालना भी मुश्किल था दर्शन को। लेकिन जब जो वहाँ की जो कल्ट फैन फॉलोइंग है, फिर भी उसके बावजूद भी जब मर्डर हुआ, इंजाम लग चुका है, उसके बावजूद भी फैन थाने के बाहर आके नारे लगाना, प्रदर्शन करना, ये सब होना स्टार्ट हो चुका था। तभी कुछ ही दिन पुलिस कुछ काबू ना कर पाई तो वहाँ पर धारा 144 लगा दी, ताकि ये भीड़ भड़का ना हो और आसपास में कोई सार्वजनिक दुर्घटना ना हो, जैसे जो दंगे वगैरह होते हैं वो ऐसा ना हो। तभी पुलिस ने पवित्रा गौड़ को भी पकड़ा। और ख़ास बात तो ये थी, जब पुलिस और ज़्यादा अचंभित हो गई थी कि इस केस के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, पूरे के पूरे 17 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें से पहले नंबर पर पवित्रा गौड़ को रखा गया, दूसरे नंबर पर रखा गया है कि सुपरस्टार दर्शन को। क्योंकि ये केस की जो मामला हुआ था, क्योंकि सबसे पहले कमेंट किसके खिलाफ किया गया था, पवित्रा गौड़ के खिलाफ। क्योंकि ये इसने किया तो ये जाके दर्शन के पास पहुंची कि देखो इसने ऐसे कमेंट किया, तो उसको गुस्सा आया तो उसने किसी और से बात की और ये पूरी जो भी मर्डर केस है, जो भी किया था कांड, वो रचा था। इसलिए पहले नंबर पर उसको रखा है, दूसरे नंबर पर दर्शन को रखा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये सुपरस्टार काफ़ी अच्छी, मैंने भी कई सारी फिल्में देखी जो हिंदी में डब आती है, काफ़ी अच्छा होता है, एक्टर एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। पब्लिक है, क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी सोच है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, किसी के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट ना करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।